ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को समझ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप सबको बताया गया था कि ये रुर्बन प्रकृति के लोग थे, यानी ये कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देते थे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ इन्होंने विशेष चीज़ें अर्जित की, उन्हें हमें देखना है। तो आर्थिक व्यवस्था जो इनकी थी, आर्थिक व्यवस्था, इसमें कई सारी इन्होंने कह सकते हैं चीज़ों को जन्म दिया। जैसे कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना, कपास की खेती करने वाले यह दुनिया के पहले व्यक्ति थे। कपास की खेती करने के कारण जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्हें मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मेलुहा नाम से संबोधित करते थे। ध्यान रखना, मेसोपोटामिया के लोग, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम से संबोधित करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने इन्हें मेलुहा नाम से संबोधित किया। इसके साथ साथ ही बनावली जो आपको बताया गया था, यहां से हल का एक मॉडल मिला है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हल का मॉडल कहां से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? ये बनावली से मिला है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था में गाय को कहीं भी नहीं देखा गया, यानी गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। गाय का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं मिला। बस यही अंतर कर देता है सिंधु घाटी सभ्यता और हमारी वैदिक सभ्यता में। जब आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में आपको बताया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जहां गाय के कहीं साक्ष्य नहीं मिले, वहीं वैदिक सभ्यता में गाय को व्यक्ति के या कह सकते हैं जीवन के केंद्र में रखा गया। गाय से ही सारे व्यवसाय होते थे। गाय अर्थव्यवस्था के हर एक प्रारूप में बैठती थी। व्यापार के लिए लोग गाय दिया करते थे, गायों के माध्यम से व्यापार किया करते थे। जैसे अनाज ले लिया और गाय उनको दे दी, तो इस तरह से व्यापार के लेकर के बाकी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गाय उनके प्रमुख केंद्र में थी। इसी कारण गौ को बहुत सारे नामों से, इसकी रक्षा करने वाले को जनस गोप्ता, गौ सेवा करने वाले को गाय के रक्षक, गविष्ठ यानी जो हमारे रिश्तेदार होते थे, जो हमारे मेहमान होते थे, उन्हें गविष्ठ बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जब घर आते थे तो गाय पर एक दबाव पड़ता था। इस कारण गौ के हनन करने वालों को गविष्ठ कहा जाता था। इनमें बहुत सारे लोग आते हैं, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गाय का यहाँ कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो घोड़े के साक्ष्य हैं वो बहुत अत्यल्प मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य भी अत्यल्प ही मिले हैं।
घोड़े के साक्ष्य ध्यान रखना, ये लोथल गुजरात से मिले हैं, सुरकोटडा बलूचिस्तान से, इसके साथ साथ राना गुंडई, यहाँ ये कुछ जगह हैं जहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त किए गए। घोड़े का विशेष मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं कोई युद्ध का उल्लेख हुआ नहीं है, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की विशेष कोई आवश्यकता भी नहीं रही होगी। तो इस तरह घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो भी बहुत अत्यल्प ही इन लोगों को मिले हैं। इसके साथ साथ हड़प्पाइयों ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से कीमती पत्थर और आभूषणों का आयात किया। इसलिए पूछा जाता है कि इन लोगों ने, हड़प्पाइयों ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया से कीमती पत्थरों और आभूषणों का आयात किया। आभूषणों का आयात किया, बस यही इनकी एक विशेषता थी कि ये लोग कीमती पत्थर जो थे वो मध्य एशिया से खरीदते थे, इनके आभूषण बनाते थे और आभूषणों को बाहर दुनिया के अन्य देशों में बेचते थे। ध्यान रखना, ये मध्य एशिया से पत्थर और आभूषणों का जो व्यापार था वो किया करते थे, यानी इनसे आयात करने के बाद दुनिया के अन्य देशों में ये लोग अपने ये पत्थर बेचते थे। इसके साथ साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बहुत सारी सभ्यताओं से एक साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो साक्ष्य मिले ही मिले हैं, साथ साथ दुनिया की अन्य सभ्यताओं से भी इनके साक्ष्य मिले हैं। जैसे लिख लीजिएगा, मेसोपोटामिया इसके साथ साथ एलम की सभ्यता, इसके साथ साथ फारस की सभ्यता, इसके साथ साथ मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं से भी जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनका संबंध था, यानी इन सभ्यताओं में भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी, एलम की सभ्यता में भी, फारस की सभ्यता में भी और मिस्र की सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी। यहाँ पर भी इनके साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, यानी इन लोगों ने भी उल्लेख किया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम से संबोधित करते थे। तो इस तरह करके अन्य सभ्यताओं से भी इनके संपर्क थे। इसके साथ साथ ही इन्होंने दिलमुन, ये अफ्रीका में पड़ता है, बहरीन नाम की देश में, इसको इन्होंने मध्य पत्तन के रूप में प्रयोग किया। दिलमुन, ये जो सभ्यताएं दिख रही थी आपको पीछे, इन सभ्यताओं से जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे इनसे इनका संपर्क था, इन सभ्यताओं में भी उल्लेख मिला और व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखना, इनका इनसे व्यापार भी था। तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना है कि इन सभ्यताओं से भी। फिर इसके बाद दिलमुन जो था, ये अफ्रीकी एक देश है, बहरीन में पड़ता है। दिलमुन ये अफ्रीकी देश में पड़ती है जगह।
इसको इन्होंने मध्य पत्तन के रूप में प्रयोग किया, मिड पॉइंट के रूप में प्रयोग किया, मिड पोर्ट के रूप में प्रयोग किया, मध्य पत्तन के रूप में प्रयोग किया। दिलमुन का यानी बहरीन का मध्य पत्तन के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। कैसे किया जरा समझिएगा। जैसे भारत से कोई सामान गया, ये अफ्रीका के इस दिलमुन जो बहरीन देश है उसके दिलमुन पोर्ट पर पहुंच गया। ये दिलमुन पोर्ट पर सामान भारत का उतरा और पूरे अफ्रीका में वितरित हो गया। इस कारण ये मध्य पत्तन कहा जाता था। भारत और अफ्रीका देश के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कह सकते हैं व्यापार के लिए भारतीय जहाज जाते थे और यहीं अपना सामान उतार देते थे। इसे ही मध्य पत्तन कहते हैं। यानी भारत से सामान चला और मध्य के यानी बीच के पोर्ट पे रुक गया और उससे पूरे अफ्रीका में सामान पहुंच जाता था। इस कारण जो दिलमुन है इसको मध्य पत्तन के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जाना है। ध्यान रखेंगे हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में तो तांबे का ही प्रयोग किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकी आर्थिक व्यवस्था का आधार तांबा था। सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को आप सबने जाना था कि ताम्र कालीन सभ्यता या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण सभ्यता कहते हैं। लेकिन इन्होंने कांसे का पहली बार प्रयोग किया। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, तो कांसा धातु का भारत में पहली बार प्रयोग किया। पहली बार प्रयोग ये हड़प्पाइयों ने ही किया। कांसा जो धातु है का भारत में पहली बार प्रयोग हड़प्पाइयों ने ही किया। तो इस तरह करके जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके कुछ प्रमुख साक्ष्य थे आर्थिक स्थिति के आधार पर कि इन्होंने किस बंदरगाह का प्रयोग किया, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से, जैसे लोथर, सुचकोटगा, रानागुंडई ये बंदरगाह थे। इनके साथ साथ यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले। बंदरगाह तो आपको पता ही होगा कि गुजरात का लोथल एक इनका प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल जगह ध्यान रखना, लोथल ये हड़प्पाइयों का बंदरगाह था। ये गुजरात में पड़ता है, आपको बताया गया था गुजरात, ये इनका बंदरगाह था। जबकि आपको बताया गया गाय के कहीं साक्ष्य नहीं मिले, घोड़े के बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। उन जगहों में से आपको बताया गया था कि लोथल, सुरकोटगा और रानागुंडई है। इसके साथ साथ ही हड़प्पाइयों का अन्य सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, एलम की सभ्यता, इसके बाद मिस्र और फारस की सभ्यताओं से भी संपर्क था। कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति और इसके साथ इनके बारे में मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने ही किया है। तो इस प्रकार इनकी ये आर्थिक व्यवस्था थी। इसके बाद आती है हड़प्पा वासियों की फिर एक और व्यवस्था जिसे मोहरों के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा वासियों ने जो मोहरें प्रयोग की उनके बारे में जरा देख लीजिए। हड़प्पाइयों की मोहरें किस प्रकार की थी, यानी जो ये मोहरें बनाते थे, ठप्पा मारते थे जिन चीज़ों से, वो किस प्रकार से थी, ये इनके साइन किस प्रकार से थे, उनको जरा देख लीजिए। हड़प्पाइयों की जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार आकृति की प्राप्त की गई। सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो हड़प्पा वासियों की
ये वर्गाकार आकृति की प्राप्त की गई, यानी एक वर्ग यानी चौकोर नहीं, इस तरह की ये इनकी मोहरें थी। बीच में इनका एक अपना साइन होता था। इसके साथ साथ हड़प्पा में जो मोहरें बनाई गई हैं वो सेल खड़ी नाम के कह सकते हैं मिश्रित धातु से बनाई गई। हड़प्पाइयों की मोहरें ये सेल खड़ी से निर्मित थी, सेल खड़ी से निर्मित थी। अब सेल खड़ी से निर्मित इन्होंने मोहरें बनाई। इन मोहरों की संख्या 400 थी। अगर पूछा जाए ये जो मोहरें हैं इनकी संख्या कितनी है, तो ये 400 मोहरें प्राप्त की गई हैं। हड़प्पाइयों की जो सेल खड़ी निर्मित मोहरें हैं वो 400 प्राप्त की गई। इसके साथ साथ ये जो हड़प्पाइयों की स्थिति है इसमें दो चीज़ें और बड़ी फेमस थी कि ये जो मोहरें थी इनमें एक सिंगी जो जानवर था, ये बैल था या नहीं ये नहीं कहा गया है, एक सिंगी जो पशु था उसके सर्वाधिक कह सकते हैं कि साक्ष्य मिले हैं। जो मोहरें थीं, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सिंगी के हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। कुबड़ वाला बैल है। एक सिंगी जो जानवर होता था सर्वाधिक चित्रों पर यानी इन मोहरों पर सर्वाधिक कह सकते हैं उसी के चित्र पाए गए। कुबड़ वाला जो बैल था उसका दूसरा स्थान था। इसके साथ साथ फिर बात आती है हड़प्पाइयों की। जब मोहरें पढ़ ली तो हड़प्पाइयों के माप और बांट की इकाइयां पढ़ लीजिए, ये भी पूछी जाती हैं। हड़प्पाइयों के माप तौल। हड़प्पाइयों के माप तौल की इकाइयां कैसे पर ये माप तौल किया करते थे। हड़प्पाइयों की जो माप तौल की इकाइयां थी हड़प्पाइयों ने घनाकार व शंकुआकार बांटों का प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने घन के आकार का, जरा समझिएगा, वर्तमान समय में इस तरह के जो बांट हैं ये नहीं चलते हैं। ये घन के आकार के जो बांट होते थे इनका और शंकु के आकार का यानी इस तरह से जो बांट बनते थे उनका इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये वास्तव में हड़प्पा वासियों की माप तौल की इकाई थी। इसके साथ साथ जो इनके माप तौल की और विशेषता ये थी कि ये जो माप तौल था ये 16 के गुणज में था। ये लोग जो मापते थे वो 16 के गुणज में, जैसे आज के समय में आप समझते होंगे कि एक मन जो होता है
वो पहले के समय में 16 किलो का होता था, वर्तमान में 40 केजी का। तो एक मन 16 गुणज केजी का, इसी तरह फिर 16 मन मिल करके एक अघाता, ऐसे करके बहुत सारे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता था। यानी भारत में 16 के गुणज की जो व्यवस्था थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, वैदिक सभ्यता में भी ये देखने को मिलेगी। इसके साथ जो इसके साक्ष्य मिले हैं मापतौल के, ये मापतौल के साक्ष्य ये लोथल से प्राप्त किए गए। लोथल गुजरात में पड़ता है, वहां से ये मापतौल के हड़प्पाइयों के साक्ष्य प्राप्त किए गए। फिर इसके बाद में ये मापतौल की हड़प्पाइयों की एक व्यवस्था थी। इसके बाद हड़प्पाइयों की सामाजिक स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं कि ये लोग, समाज इनका कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, किस प्रकार से ये लोग अपने समाज में एक व्यवस्था बनाकर रखे हुए थे, उसको जरा देखिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, हड़प्पाइयों की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पाइयों की सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा किस प्रकार से हड़प्पा वासियों का समाज था वो जरा समझ लीजिए। हड़प्पाइयों का जो समाज था वो वास्तव में मात्र सत्तात्मक था। क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मात्र देवी जो थी उनकी सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली हैं, तो ध्यान से लिख लीजिएगा। जबकि वैदिक सभ्यता जब आप पढ़ेंगे, यहीं से दोनों में तुलना करते हुए चलेंगे। वैदिक सभ्यता जो थी वो पुरुष प्रधान थी, यानी कह सकते हैं पश्चात्मक व्यवस्था थी वहाँ पर। यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। हड़प्पाइयों की सामाजिक स्थिति मात्र सत्तात्मक थी। सर्वाधिक मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त की गईं। सर्वाधिक मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त की गईं। हड़प्पाइयों ने मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को अपनाया। इस समय व्यवस्था के साथ साथ लोथल जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से युग्म समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। ये जो लोथल है ये वास्तव में तो एक बंदरगाह था, मैंने पहले ही आपको बताया। यहीं से साथ साथ स्त्री और पुरुष को दफनाने की एक व्यवस्था भी मिली है। लोथल से युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्या होता है युग्म समाधान, यानी स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें युग्म समाधान की व्यवस्था थी, यानी स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने की व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने की व्यवस्था थी। इसके साथ साथ ही
मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है। नर्तकी की मूर्ति ये आपको देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की, पूछा जाता है कि बताइए कौन सी जगह से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है, तो मोहनजोदड़ो से। इसके साथ साथ चन्नूदड़ो से एक बहुत ही कह सकते हैं व्यवस्थित मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। यहीं से चन्नूदड़ो से ही कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, जैसे लिपस्टिक बनाने का साक्ष्य पेपर में पूछा गया कहाँ से मिला है, तो कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है वो चन्नूदड़ो से मिला है। ध्यान से समझिएगा। चन्नूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चन्नूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहीं से चन्नूदड़ो से ही लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। चन्नूदड़ो से ही लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ ही आगे चल करके लोथल से एक चतुर लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। यही पंचतंत्र की जो कहानी आपने सुनी होगी वही है। लोथल से चतुर लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जो चतुर लोमड़ी वाला साक्ष्य है, इसी को ही पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं। आप सबने सुना होगा कि एक लोमड़ी जो कौवे को बहका देती है, वो पेड़ पर बैठा होता है रोटी का टुकड़ा लिए हुए, और फिर बहुत तारीफ करने पर कौवा कौं से करता है और वो रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। यही चतुर लोमड़ी का साक्ष्य था, जिसे पंचतंत्र की कहानियों के नाम से भी जानते हैं। ये लोथल से साक्ष्य मिला है ऐसा। फिर इसके बाद हड़प्पाइयों की सामाजिक स्थिति पर जब हमने चर्चा कर ली, तो अब आते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था पर। हड़प्पाइयों का कैसा क्या धर्म था, इन्होंने किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था को अपनाया, उसको जरा देख लीजिए। हड़प्पाइयों की जो धार्मिक व्यवस्था है वो आज के समय में, वर्तमान समय में हिंदुओं की जैसी ही है। आप देखेंगे अभी पूरी इनकी धार्मिक व्यवस्था, तो आपको सेम आज के समय की व्यवस्था दिखेगी। तो हड़प्पाइयों की धार्मिक स्थिति, हड़प्पाइयों की धार्मिक स्थिति क्या थी, यानी इनका धर्म के विषय में क्या स्वरूप रहा, क्या इनकी धर्म के विषय में मान्यता थी। तो जरा देखिए, हड़प्पाइयों की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो वर्तमान हिंदुओं जैसी ही थी। इसी लाइन से पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। हड़प्पाइयों की धार्मिक व्यवस्था वर्तमान हिंदुओं जैसी ही थी। तो हड़प्पाइयों की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो वर्तमान हिंदुओं जैसी ही थी। कैसी इनकी धार्मिक व्यवस्था थी,
तो आप अगर उठाकर देखें तो हर एक जगह से, हर स्थल से स्वास्तिक व शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। शिवलिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें थी, जैसे हड़प्पाइयों की जो व्यवस्था थी मैंने पहले ही आपको बताई कि संपूर्ण क्षेत्र से स्वास्तिक के चिन्ह मिले। लोथल और कालीबंगा जो क्षेत्र थे, कालीबंगा मैंने आपको बताया था राजस्थान में पड़ता है, जली हुई चूड़ियों के कारण जाना जाता है। और इसके बाद लोथल से, कालीबंगा और लोथल इन दोनों ही जगहों से यज्ञ के लिए वेदियां प्राप्त की गई हैं। ध्यान से समझना, यज्ञ के लिए वेदियां जो हैं वो लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों से प्राप्त की गई। लोथल और कालीबंगा, यहाँ से यज्ञ की वेदियां प्राप्त की गई। यज्ञ की वेदियां प्राप्त की गई। लोथल और कालीबंगा इन दोनों ही जगहों से यज्ञ की वेदियां प्राप्त की गई। इसके साथ साथ ही मोहनजोदड़ो से पशुपति की आकृति की एक मूर्ति प्राप्त की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो चिन्ह मिले हैं पशुपति की इस मूर्ति में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखिएगा, मोहनजोदड़ो से पशुपति की आकृति की मूर्ति प्राप्त की गई है। मूर्ति प्राप्त की गई। इस पशुपति की आकृति की मूर्ति जो प्राप्त की गई है, इस पशुपति की आकृति की मूर्ति के साथ साथ ही इस मूर्ति में बहुत सारे जो पशु हैं उनकी एक तरह से व्यवस्था की गई, जैसे हाथी, बैल, घोड़ा, बाघ और हिरण। ये क्रम से पशु ऐसे ही एक तरह से इसमें साइन के रूप में, चिन्ह के रूप में बने हुए हैं। हाथी, बैल, घोड़ा, बाघ और हिरण, इनके चिन्ह पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से ही एक जो पशुपति की मूर्ति पाई गई है, इसके साथ मोहनजोदड़ो से ही एक योगी की भी मूर्ति पाई गई है। मोहनजोदड़ो से ही एक योगी की मूर्ति भी प्राप्त की गई है। यहाँ से एक योगी की भी मूर्ति प्राप्त की गई है। तो इस तरह करके हड़प्पाइयों की धार्मिक व्यवस्था थी। चलिए इतना तैयार करके आइएगा, अगली क्लास में हम हड़प्पाइयों की धार्मिक व्यवस्था पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।